हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग जो है इस वीडियो में दृष्टि बुक को पढ़ने वाले हैं। यह हम लोग का सीरीज होगा जो दृष्टि बुक को पूरा ख़त्म करने का इसमें टारगेट रखा गया है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं प्राचीन भारत को। यह बुक जो है आपका 7वां संस्करण है और ये दृष्टि का सामान्य ज्ञान है। 2024 में बुक पब्लिश हुआ था। दृष्टि बुक के बारे में आप लोग जानते होंगे कि यह बुक किस लेवल का है, किस तरह का है, कौन सा एग्ज़ाम के लिए ये आपका लाभदायक हो सकता है। देखिए, हम लोग का मेन टारगेट है इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई, बीपीएससी और बीएसएससी सीजीएल 4, ठीक है। CGL 4 जो आने वाला है उसको देखते हुए जो है इस सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले प्राचीन भारत को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री को देखने वाले हैं, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न आधुनिक भारत को देखेंगे, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, साइंस को स्टार्ट करेंगे इस सीरीज में। तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्राचीन भारत को। सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में जान लेते हैं कि इनका स्रोत क्या है। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत क्या क्या है। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हम उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, एक साहित्य और दूसरा पुरातात्विक। साहित्य स्रोत जो है आपका ब्राह्मण साहित्य, ठीक। ब्राह्मण साहित्य में आपका क्या क्या आएगा ये देख लीजिए। जैसे ब्राह्मण साहित्य में आपका आएगा क्या, वेद आएगा, ठीक। वेद जो है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है जिनका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण दैवयान वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। हम लोग शॉर्ट में इसको वेद व्यास याद कर सकते हैं कि जो आपका वेद का जो संकलनकर्ता कौन है, महर्षि वेद व्यास है। देखिए, वेदों की संख्या कितना है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद को। देखिए, ऋग्वेद यह प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। यानी कि पूछेगा कि ऋग्वेद में सबसे नया जो है मंडल कौन कौन सा है, तो आपका पहला और 10वां जो है मंडल सबसे नया मंडल है, ठीक। ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वें मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अभी हम लोग देखेंगे यजुर्वेद को, देखते हैं। देखिए, यजुर्वेद इसमें यज्ञों के नियम व विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है यजुर्वेद जो आपका गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। बाकी आपका तीनों जो वेद है वो सिर्फ आपका गद्य में लिखा गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। शुल्क यजुर्वेद को
न्यायी संहिता कहा जाता है। शुल्क यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? ओजस न्यायी संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधार्यु कहलाता है। क्या कहलाता है? अधार्यु कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे सामवेद। साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इस ग्रंथ में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें मूल रूप से 99 ऋचाएँ ही सामवेद की है। शेष जो है आपका ऋग्वेद से ली गई ऋचाएँ हैं। इसलिए क्या कहते हैं? सामवेद को जो है आपका ऋग्वेद पर आधारित वेद कहा जाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अथर्ववेद को। देखिए अथर्ववेद जो है 3 वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अथर्वा तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई है, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित जो है आपका ब्रह्मा कहलाता है। इन चारों वेद को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। चारों वेद को मिला करके संहिता कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं वेद संबंधित ब्राह्मणों का ग्रंथ और संबंधित उपनिषद। जैसे ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? ऐत्रेय और कौशिकी। इससे संबंधित उपनिषद कौन है? तो आपका ऐत्रेय और कौशिकी ही है। देखिए यजुर्वेद इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय। इससे संबंधित जो है आपका उपनिषद है कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर उपनिषद और मैत्रेयानी। सामवेद से संबंधित जो है आपका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षड्विश और इसका जो उपनिषद है आपका छांदोग्य और जैमिनी। अथर्ववेद जो है इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है और इसका उपनिषद मुंडकोपनिषद है और मंडूक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा इसका होता है उच्चारण विधि, ज्योतिष इसमें भाग्य फल के बारे में किया जाता है, कल्प इसमें कर्म कांड है, व्याकरण यानी कि इसमें शब्द की उत्पत्ति के बारे में, और निरुक्त इसमें भाषा विज्ञान है, और छंद इसमें जो है आपका चतुष्पदी श्लोक मिलता है। ठीक, वेदांग कितना है? 6 है। कौन कौन सा? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। देखिए अब देखते हैं हम लोग महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत मुख्यतः शामिल है। महाकाव्य में कौन कौन शामिल है? रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। अब हम लोग देखते हैं पुराण को। देखिए पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के आदि संकलनकर्ता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों की महत्ता वंशावलियों के कारण है। मत्स्य पुराण सातवाहन से संबंधित है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं ब्राह्मणोत्तर
साहित्य, ठीक। इसमें है आपका बौद्ध साहित्य, जैसे त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक। विनय पिटक संघ संबंधित नियम तथा आचार संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है। जो आपका विनय पिटक है, इसमें संघ संबंधित नियम तथा आचार संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है। सूत पिटक जो है, इसमें धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। वहीं आपका अभिधम पिटक जो है, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में भी जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के हीनायन संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्यदान आदि हैं। अब हम लोग जैन साहित्य को देखेंगे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट, पर्वन, भद्रबाहु चरित, उसके बाद है आपका आचारंग सूत्र, फिर आपका है भागवती सूत्र, कलिका पुराण आदि प्रमुख है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थंकरों की जीवनी कल्प सूत्र में है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अब हम लोग देखते हैं लोक साहित्य को। हम लोग लोक साहित्य को देखेंगे। प्रमुख साहित्य एवं उसके रचनाकार। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। यह जो है आपका व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है। मौर्य काल के बारे में इसमें जानकारी मिलता है। महाभाष्य जो है आपका अष्टाध्यायी पर टीका लिखा गया है। यह पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। पुष्यमुत सिंह के विषय में इसमें जानकारी मिलता है। कथा सरित सागर, इसको सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। मौर्य काल के विषय में जानकारी इसमें मिलता है। बृहत कथा मंजरी, इसको क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। इसमें भी मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलता है। अर्थशास्त्र, ये जो आपका राजनीति विज्ञान पुस्तक है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है और मौर्य काल के बारे में इसमें जानकारी मिलता है। नीतिसार के लेखक कौन है? कामंदक है। इसमें गुप्त कालीन राजतंत्र पर केंद्रित है। मालवी काग्निमित्रम के लेखक कालिदास है। शुंग वंश के बारे में इसमें जानकारी मिलता है। मिर्च कटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक है। इसमें गुप्त कालीन समाज का वर्णन मिलता है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। इसमें हर्ष की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। रामचरित के लेखक संध्याकार नंदी है। पृथ्वी राज रासो के लेखक कौन है? आपका चंद्रवर दाई है। और राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। इसमें कश्मीर के राजवंश के कर्मवत जानकारी मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं साहित्य और साहित्यकार। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। किरातार्जुनियम के लेखक भारवी है। शिशुपाल वध के लेखक माघ है। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक भास है। कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा और भुवन कोश के लेखक राजशेखर है। कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा, भुवन कोश के लेखक राजशेखर है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। ब्रह्म सिद्धांत के लेखक ब्रह्मगुप्त है। उत्तर रामचरितम के लेखक आपका भावभूति है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह। मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, इसके लेखक कालिदास है। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका के लेखक वराहमिहिर है।
सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट हैं। मैथिली कल्याण, विक्रांत कौरव, अज्ञाजना और पवनजय सुभद्रा, इस सब के लेखक कौन है? हस्तिमल है। मालती माधव के लेखक भावभूति है और चंड कौशिक के लेखक क्षेमेश्वर है। देखिए अब हम लोग देखते हैं यूनान एवं रोम के लेखक हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं सदी ईस्वी पूर्व हिस्टोरिका की रचना की थी। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। कौन कौन था? निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, जो था आपका सिकंदर के साथ आने वाला लेखक था भारत। देखिए सिकंदर के पश्चात के लेखक में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनिसियस के उल्लेखनीय है। प्लिनी, इसने जो है पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें भारत की पशुओं, पौधों तथा खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टॉलमी की पुस्तक जियोग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण है। इनसे जो है आपका भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं चीनी यात्रियों के विवरण। देखिए फाहियान, यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। अब देखते हैं हम लोग ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इनकी रचना CU की है। इत्सिंग, यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब देखते हैं हम लोग अरब यात्रियों का विवरण। अल-बरूनी, इसे अबू रेहान भी कहा जाता है। यह 11वीं सदी में मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति तहकीक-ए-हिंद या किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्वप्रथम एडवर्ड सचाउ ने तहकीक-ए-हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। इब्न बतूता, यह मोरक्को का रहने वाला था। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला अरबी भाषा में है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी देता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। अब देखते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख हैं। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 300 ईस्वी पूर्व के हैं। अब देखते हैं हम लोग अभिलेख और संबंधित शासक और उसका विषय। हाथी गुफा अभिलेख, यह खारवेल शासक से संबंधित था। कलिंग के चेदी शासक खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनर अभिलेख, यह रुद्रदामन से संबंधित है। इसमें रुद्रदामन की विजयों
व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख यह गौतमी बालश्री से संबंधित है और यह इसमें आपका सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। इसकी विजय एवं नीतियों के बारे में वर्णन मिलता है। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण इसमें मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। इसके जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है, जैसे कि हून आक्रमण। हून आक्रमण जो है आपका स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ था भारत में पहली बार। मंदसौर अभिलेख इसका संबंध मालवा नरेश यशोधवर्धन से है। इसमें आपका सैनिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग सिक्का। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्रकर आदि के चिन्ह बने होते थे। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेख युक्त सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों ने जारी किया था। नोट: सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। क्या कहता है? न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। नोट में है कि लेखन प्रणाली के आधार पर इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जिस काल का संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोत पर ही निर्भर है, अर्थात जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं आधैतिहासिक काल को। आधैतिहासिक से तात्पर्य यह कालखंड से है जिसमें लिपि तो थी किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी थी, जैसे हड़प्पा काल। जिस काल में लिपि का विकास हो गया था और लेखन प्रणाली परिपक्व हो चुकी थी, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, जैसे कि अभी हम लोग इतिहास काल में हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को। मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे पुरापाषाण काल को। देखिए, आरंभ से 10,000 ईस्वी पूर्व तक को हम लोग क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल कहते हैं। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय इसी काल की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जो आपका आग का आविष्कार और होमो सेपियंस मानव यानी ज्ञानी मानव का उदय किसमें हुआ है? पुरापाषाण काल में हुआ है। पुरापाषाण कालीन स्थल कौन सा है? भीमबेटका है, रायसेन है जो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका है ना आपका रायसेन पहाड़ी पर है जो मध्य प्रदेश से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई है। नोट: रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत यानी कि पल्लावरम में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। अब हम लोग देखते हैं मध्यपाषाण काल। देखिए, 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यपाषाण काल के नाम से जानते हैं। मध्यपाषाण काल में पत्थरों के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ उपयोग में लाए जाने लगे हैं। अस्थियों एवं सींग से निर्मित उपकरण भी इस काल से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागोर नामक मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। देखिए, पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है आपका मध्य पाषाण काल से मिला है। कहाँ से मिला है? आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से मिला है। नवपाषाण काल जो आपका 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व को नवपाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। इसमें कृषि कार्य प्रारंभ हो गया था। फसलों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाए गए थे। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ जो कि आपका बलूचिस्तान में है से मिला है। अगला पेज हम लोग देख लेते हैं
से प्राप्त हुआ है। इलाहाबाद के कोल्डी हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के उपकरण और हथियारों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल में इस काल में लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे, जिसका प्रमाण कश्मीर के बुर्ज होम में मिले गर्तावास से मिलता है। बुर्ज होम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। पटना के निकट चिरांद नामक नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। पहिए का आविष्कार जो है आपका नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई है। नोट: नवीनतम खोजों के आधार पर लाहौरा देव जो उत्तर प्रदेश में है, भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला स्थल है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ: नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग आरंभ हुआ था। जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर और तांबे के उपकरण के साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ, उन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं, कि कैल्कोलिथिक संस्कृति कहते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृतियों में आहार संस्कृति राजस्थान के प्रतिनिधित्व स्थल आहार का प्राचीन नाम ताम्बावती है। मालवा संस्कृति से संबंधित नवादा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव तथा दैमाबाद जोरबे संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल है। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली है। चित्रित मृदभंडों का उपयोग भी सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में ही शुरू हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं महापाषाणिक संस्कृतियाँ। देखिए, महापाषाणिक संस्कृतियाँ में नवपाषाण की समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ है। इनमें लोग मृतकों के अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के विभिन्न पुरास्थलों से इस प्रकार की समाधियाँ मिली है। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 यानी कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। यह नगरीकृत तथा कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में माडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर है और दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है परवरा नदी पर है और पूरब में आपका आलमगीरपुर जो कि आपका हिंडसन नदी पर होगा। अच्छा, हिंडन नदी मेरठ में पड़ता है तथा पश्चिम में सुतका गेंडोर जो आपका बलूचिस्तान में है दास्क नदी के तट पर है। देखिए नोट: स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नगर निर्माण योजना: सिंधु घाटी सभ्यता विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। ठीक, नगर ग्रिड पद्धति पर बसे थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था तथा दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर था। देखिए, दुर्ग, मध्य तथा निचला नगर 3 भागों में जो आपका धौलावीरा बटा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अलंकृत ईंट तथा लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। चन्हुद्रो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिली है, परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल आसना नगर प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्ना कोठर था। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिला है। आर्थिक क्रियाकलाप: सिंधु सभ्यता में
कृषि संगठित रूप से की जाती थी तथा अधिशेष उत्पादन होता था। मतलब जितना उपयोग होता था खाने के लिए उससे ज़्यादा क्या होता था, उत्पादन होता था। यहाँ गेहूं, जौ, कपास इत्यादि की खेती होती थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत तथा हल की प्राप्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। लोथल एवं रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन संस्कृति थी, तथापि अधिकांश औजार पत्थर से ही बनते थे। हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। कुबड़ वाला सांड जो है विशेष महत्व का था। हड़प्पा काल में कुबड़ वाला सांड जो था आपका विशेष महत्व का था। सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं था। अश्व मतलब घोड़ा केंद्रित नहीं था। हालांकि सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। लोथल से एक गोदी वड़ा प्राप्त हुआ है। चंदहुद्रो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना था। सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पावासी मापतोल के लिए 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार में लाते थे। ठीक है, आज जो है हम लोगों ने जो सिंधु सभ्यता के आधा भाग को कवर किया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंधु सभ्यता से जो शेष भाग छूटा हुआ है वहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको पूरा करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइएगा कि यह सीरीज आप लोगों को कैसा लगा। क्या सीरीज को कंप्लीट किया जाए, सीरीज को जारी रखा जाए या फिर इसको एंड कर दिया जाए। तो आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।